ऑडिट और लॉ में ऐसा लगता था एमसीक्यू इज़ अ ब्लेसिंग, उसकी वजह से हम क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि कंसेप्ट अगर हमारे स्ट्रॉन्ग है तो हमें आंसर देख के याद आ ही जाता है कि क्या आंसर होना चाहिए। बट इन डायरेक्ट टैक्स एमसीक्यू श्राप है, श्राप। हेलो एवरीबॉडी, आई एम सी स्नेहा संचलानी और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे दिल से स्वागत है। तो जैसे कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी सीए फाइनल ग्रुप 2 की स्ट्रैटेजी, मैंने कैसे कैसे पढ़ाई करी थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने 2 अटैम्प्ट दिए थे, एक नवंबर 22 में, एक मई 23 में। ठीक है, अब मैं नवंबर 22 में क्यों फेल हुई थी पहले उसका बता देती हूँ, फिर मई 23 में मैंने क्या ठीक करा, कैसे कैसे पढ़ाई करी, देन आई क्लियर्ड माई ग्रुप 2, तो उसके बारे में आपको बताऊँगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसकी क्लासेस खरीदी थी ग्रुप 2 के लिए, पहले नवंबर 21 में क्लास खरीदी थी फॉर आईडीटी। मैंने विशाल भत्तर सर से क्लास ली थी फॉर डीटी, फॉर इन आईडीटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस, फॉर डीटी इन डायरेक्ट टैक्स के लिए मैंने भंवर बुराना सर से क्लास ली थी। फॉर इकोनॉमिक लॉ मैंने अमित पोपली सर से अनअकैडमी पे क्लास ली थी, बुक भी उन्हीं की यूज़ करी थी, मैंने इंस्टीट्यूट का कोई मटेरियल यूज़ नहीं करा था इकोनॉमिक लॉ के लिए। एंड लास्ट आता है अपना SCMP, वो मैंने पुरुषोत्तम सर से मैंने क्लास ली थी। अब इन सब्जेक्ट में डिटेल में मैंने कैसे पढ़ाई करी थी ये मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं आपको ऊपर ऊपर पूरा प्लान बता रही हूँ कि मैंने कैसे पढ़ाई करी थी, मैं फेल क्यों हुई और मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में पास क्यों हो गई, तो मतलब कैसे हुई, तो उसके बारे में अभी मैं बताने वाली हूँ आपको। ठीक है, फिर अब मेरा क्या था, मेरा फाइनल था दिसंबर 2021 में। मैंने उससे पहले भी एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, लेकिन मैं एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाई थी किसी रीज़न से। तो मैंने ये फाइनल किया था कि मैं जब हमारा मई 22 का एग्ज़ाम आएगा तो मैं उसमें बोथ ग्रुप दूंगी। ठीक है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों देने वाली हूँ। बट अब मैंने क्लासेस ही नवंबर में खरीदी ग्रुप 2 की, तो अब मुझे आईडीटी पढ़ते पढ़ते फेब तक पहुँच गई, मेरा आईडीटी ख़त्म नहीं हो रहा था, कुछ कुछ टॉपिक मतलब मोस्टली ख़त्म हो गया था, लेकिन कुछ बहुत से टॉपिक रह भी गए थे। तो अब जब मेरे को आईडीटी ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद डीटी, SCMP, इकोनॉमिक लॉ तीनों रह गए थे, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अब अपने ग्रुप 1 पे ही फोकस करना है। ऐसा ना हो कि मैं 2 के लिए भाग रही हूँ, कि एक 1 का प्रिपेयर कर रही हूँ, एक 2 का क्लासेस भी ले रही हूँ, तो ऐसा ना हो कि मैं दोनों में ही रह जाऊँ, तो वो तो फिर बहुत ही डीमोटिवेटिंग हो जाता मेरे लिए। तो इसीलिए आई डिसाइडेड कि मैं अब ग्रुप 2 ही दूंगी। ठीक है, ओ सॉरी, ग्रुप 1 ही दूंगी मई 22 में। एंड मैंने 1 के लिए पूरा अच्छे से प्रिपेयर किया और मई 22 में मैं पास हो गई ग्रुप 1 में, 1 के लिए। जब मेरा जुलाई में 15 जुलाई को रिज़ल्ट आया था, तो मेरा ग्रुप 1 क्लियर हो गया था और मैं बहुत खुश थी, बहुत 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 खुश थी। और मैं बहुत घूमने घामने ऐसे इन सब चीज़ों में लग गई थी। तो 15 से 20 दिन तो मैं पढ़ाई की मतलब सोचा भी नहीं था कि मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो उसके बाद जब अगस्त स्टार्ट हो गया था, अगस्त के भी 5-10 दिन निकल गए थे, तब मैंने सोचा कि अब मेरे को पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए ग्रुप 2 के लिए, बिकॉज नवंबर में मेरे को ग्रुप 2 देना है अब। तो मैंने फिर उसकी पढ़ाई स्टार्ट करी। फिर मैंने अब क्या था, मेरा आईडीटी तो फेब तक कंप्लीट हो ही चुका था, थोड़ा बहुत ही रहता था। अब मेरा डीटी जो था, मतलब आईडीटी में कस्टम्स रहता था अभी मेरा। ठीक है, फिर मैंने अब डीटी स्टार्ट करा अगस्त में। फिर अगस्त और सितंबर पूरा मेरा डीटी में गया, और कुछ टाइम अक्टूबर में भी मुझे देना पड़ा, बिकॉज वो पूरी क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई थी अगस्त और सितंबर में भी। ठीक है, फिर अब मैंने अक्टूबर आया, तो अक्टूबर में मैंने SCMP की क्लास खरीदी पुरुषोत्तम सर से। एंड साथ के साथ में मैंने वो भी ले ली इकोनॉमिक्स लॉ की। वैसे मुझे लगा था मैं इकोनॉमिक लॉ सेल्फ कर लूँगी, ओपन बुक है एंड थोड़ा मतलब ईजी होगा मेरे लिए पढ़ना, बिकॉज लॉ है तो इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब मुझे लगा था कि टाइम बहुत कम है। ठीक है, और एक क्या होता है, टीचर जो अपनी इन डेप्थ की नॉलेज देते हैं ना, जैसे हमने अमित पोपली सर से क्लास ली, तो उन्होंने अपना थोड़ा, वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, उन्होंने अपना इधर का एक्सपीरियंस बताया, उधर का एक्सपीरियंस बताया पढ़ाते पढ़ाते, तो थोड़ा एक्सपीरियंस सुनते सुनते पढ़ाई बोरिंग नहीं होती। तो मेरे लिए क्या था कि मैं उनकी बातें भी सुनती रहती थी और एन्जॉयमेंट के साथ में अपना पढ़ती भी रहती थी। तो अनअकैडमी पर बुक भी उन्हीं की ली थी मैंने, और कोई दूसरा मटेरियल भी यूज़ नहीं करा था इंस्टीट्यूट का, मतलब इकोनॉमिक लॉ मैंने सारा उन्हीं से किया था। तो अब साथ में मैंने HCMP करा, और नेक्स्ट मंथ तो पेपर ही थे, अक्टूबर के बाद नवंबर में तो एग्ज़ाम ही थे। तो अब पूरा अक्टूबर निकल गया, मेरा SCMP ख़त्म नहीं हो रहा था और एग्ज़ाम आ गए। तो फिर अब मैं HCMP पढ़ती चली गई, एग्ज़ाम में डायरेक्ट जाके जो क्लास ली थी डायरेक्ट जाके लिखा ही जितना आता था,
ऐसे ही जो मेरा इकोनॉमिक लॉ था, क्लास लेते 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 सीधा एंड में पहुंची। एग्ज़ाम के एक दिन पहले सारे क्वेश्चंस जो उस सर ने बाइफरकेट करके दे रखे हैं, चैप्टर वाइज उन्होंने कंपाइलर बना रखा है, उसको पढ़ के गई एक दिन पहले, बस ऐसे ही लिख कर आ गई। और जो डीटी में मेरी हालत ख़राब हुई है एग्ज़ाम वाले दिन पे, और भाई सच्ची में मतलब ऐसी मेरी ग्रुप 1 में लॉ में हो गई थी हालत, जो मेरी ग्रुप 2 में डीटी में हो गई थी। ठीक है, तो अब मेरा ग्रुप 1 तो पास हो गया था, भले मेरी हालत ख़राब हुई थी लॉ में। ठीक है, लेकिन जो जैसे डीटी था उसमें मैंने सिर्फ क्लास ली है और एक ही बार सारे क्वेश्चंस करके देखे हैं। अब जब इतनी प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो एग्ज़ाम में तो डरेगा इंसान, पूरा इतना बड़ा सब्जेक्ट होता है, 1-1.5 दिन में कैसे मैं रिवाइज़ करती। तो मेरी हालत ख़राब थी, 1-2 चैप्टर पढ़े, वहाँ गई और वहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा था। पूरी रात जागी थी, सब करने की, कवर करने की कोशिश करी थी, स्लम सेल और ये और वो सब करने की कोशिश करी थी, बट कुछ इतना खास हुआ नहीं। 3-4-5 चैप्टर के अलावा एनआर टैक्सेशन वो पढ़ पाई थी बस, सिर्फ मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन पूरा पढ़ पाई थी। और कैपिटल गेन पीजीबीपी ये करा था मैंने, बट वहाँ पे जाके आई वाज लाइक कि ऊट पटांग गुल गोबर सब करके आ गई। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था, मुझे समझ आ गया था कि मेरा नहीं होगा। मतलब मैंने अटेम्प्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यू पार्ट आता है ना, एमसीक्यू पार्ट को मैंने कैसे किया था कि जो शुरू के 5-10 तो आ गए थे मुझे, लेकिन बाद वाले एमसीक्यू सारे कैलकुलेशन करने वाले थे, और जितना मैं कैलकुलेट कर रही थी तो कोई भी आंसर मैच ही नहीं कर रहा था जो ऑप्शन दे रखे थे। तो मैं करूँ क्या, एंड में मैंने बीच में छोड़ दिया एमसीक्यू वाला पार्ट, फिर मैं वापस से डिस्क्रिप्टिव पे आ गई। मैंने डिस्क्रिप्टिव्स करना स्टार्ट किया। डिस्क्रिप्टिव में मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था मुझे क्वेश्चन आ रहा है, बीच में आते आते मैं फिर फंस गई कि मुझे नहीं आ रहा। ऐसे जो क्वेश्चन स्टार्ट करूँ स्टार्टिंग में आ रहा है, लेकिन फिर बीच में आते आते फिर फंस गई। तो इसका मतलब क्या होता है, लैक ऑफ प्रैक्टिस थी मेरी, कि स्टार्टिंग में देखा देखा लग जाता है, लेकिन जब आपने प्रैक्टिस अच्छी नहीं करी होती तो बीच में फंस जाते हैं अपन। तो वो वही हो रहा था। तो फिर वापस अब एंड के 10-15 मिनट बचे, फिर मुझे लगा ना डिस्क्रिप्टिव पूरा हुआ है ना एमसीक्यू पूरे हुए हैं। एमसीक्यू भी 10 मार्क्स से करे हुए थे और डिस्क्रिप्टिव में भी काट पीट के ऐसे कर लेती हूँ वैसे कर लेती हूँ, क्या पता ऐसे आंसर आ जाए, क्या पता वैसे आंसर आ जाए, और आवा किसी से नहीं रहा था। ठीक है, तो मतलब कुल मिला करके मैंने डिस्क्रिप्टिव का 70 में से 30 मार्क्स का मैं कुछ कर पाई थी, और एमसीक्यू भी मैंने फिर एंड में 10-15 मिनट में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बहुत 80-90 पूरे 100 कर करके कट 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 जो भी है ओम नमः शिवाय कर करके मैंने टिक लगा के आ गई। एंड और जब रिज़ल्ट आया तो उसमें 36 मार्क्स थे, मैं फेल हो गई। ठीक है, और बाकी तो सारे सब्जेक्ट में मैं पास थी। एज सच एससीएमपी में मेरे 40 मार्क्स थे, इकोनॉमिक्स लॉ में 65 मार्क्स थे। तो इकोनॉमिक्स लॉ मेरा एग्जाम हो गया नवंबर 22 में, और डायरेक्ट टैक्स मेरा 36 पे रह गया, एंड इनडायरेक्ट टैक्स में मेरे 43-40 कुछ ऐसे मार्क्स आए थे। तो वो भी लुढ़क गया, मतलब कुल मिला के मेरा ग्रुप लुढ़क गया उस टाइम पे। फिर अब जब फिर भी मैं ना भगवान से प्रे कर रही थी, क्या पता आपने मेरे को लॉ में भी बचाया था, बट लॉ में थोड़ी हालत ठीक थी। ठीक है, इस डीटी में तो बहुत ही गंदी हालत हो गई थी। तो मैंने कहा लॉ में आपने बचाया, क्या पता भोलेनाथ मुझे बचा लें, इस बार भी मैं पास हो जाऊँ। तो मैं पूरी उम्मीद लगा के बैठी थी, डेली पूजा पाठ सब करा मैंने भगवान के आगे, बट फिर मैं फेल हो गई। तो मैं 10-15 दिन, जब रिज़ल्ट आया था 10 जनवरी को रिज़ल्ट आया अभी 2023 में ही, तो उसके बाद तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था पढ़ाई में। पूरा महीना, पूरे मतलब 1 महीना जनवरी का चला गया। अब जो फेब आया, तो फेब में मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया कि मैं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके अब एग्ज़ाम दूंगी। मैं ऐसे ग्रुप 2 को इजी में नहीं लूँगी, क्योंकि पिछली बार मेरा रिज़ल्ट आया था खुशी खुशी में, मैंने 1 महीना आया हुई बर्बाद कर दिया ये सोच के कि ग्रुप 2 आसान है। ठीक है, लेकिन इस बार अब मैंने सोचा था कि आसान हो जो भी हो, लोग बोलते हैं, लेकिन अब मुझे इतना लाइटली भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि है तो सीए ही ना। हाँ, तो सीए में आसान का लेवल भी क्या था वो मैंने देख लिया। लोग कह रहे हैं आसान है, वो जो क्लियर कर लेते वो तो कह देते, लेकिन मुझे पता है, मैंने देखा कुछ आसान वसान नहीं है। डीटी एससीएमपी भाई हालत ख़राब कर दी थी इन दोनों ने मेरी। तो फिर मैंने डिसाइड किया था, अब मैं स्ट्रैटेजिकली प्लान करूँगी कैसे मुझे क्या करना है। इस बार मैंने सोचा था मैं टेस्ट भी पूरे दूंगी। मैंने एससीएमपी का भी टेस्ट दिया, आईडीटी का भी, डीटी का भी टेस्ट दिया, और इकोनॉमिक्स लॉ तो मेरा एग्जाम ही था। तो अब मैंने ना जनवरी पूरा निकल गया, उस तक तो मैंने पढ़ाई नहीं करी, बिकॉज मन नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों, बहुत इरिटेशन सा, मतलब डीमोटिवेटेड फील करती थी मैं बहुत ज़्यादा। फिर मैंने फेब आया, जनवरी के बाद फेब आया।
फेब में मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था अपना आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्सेस मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। पूरे फेब में आराम आराम से कभी किसी की शादी अटेंड कर रही हूँ, कभी पढ़ रही हूँ, कभी कहीं चली जाती हूँ इधर उधर। अपने आप पे दया खाती थी बड़ा कि नहीं यार मेरी भी ज़िंदगी है और ऐसे थोड़ी होता है कि मैं पढ़ पढ़ के मर जाऊँगी एक दिन और ऐसा ऐसा। तो ऐसे सोच सोच के मैंने अपना फेब भी बहुत स्लो पढ़ाई करी और फिर इधर उधर घूमती फिरती भी रहती थी साथ के साथ में। लेकिन जिस दिन 1 मार्च आया, मतलब 1 मार्च आते ही अब मेरे को बहुत टेंशन स्टार्ट हो गया था कि अब मार्च अप्रैल मई में तो पेपर ही है, 2 महीने बचे थे। अब मैंने कहा कि अब मजाक नहीं करना है फालतू का, और अब ये अटेम्प्ट नहीं हुआ ना क्लियर तो सच में मरने वाली हालत हो जानी है। मतलब मेरे को ऐसे लगता था कि मेरा मतलब मैं नहीं इतना टॉलरेट कर पाती कि मैं ये वाला अटेम्प्ट भी रह जाता मेरा अगर तो मैंने मार्च में ये डिसाइड किया था कि अब स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है। ठीक है, तो अब मैंने सबसे पहले क्या किया था, पेपर पे सारे चैप्टर लिखे थे, सब्जेक्ट के वाइज सारे चैप्टर लिखे थे। एबीसी एनालिसिस के रिस्पेक्टिवली जो भी टीचर्स होते हैं जो भी एबीसी एनालिसिस डालते हैं, अतुल अग्रवाल सर, अजय अग्रवाल सर एंड विशाल भट्टर सर, ये सब लोग एज एबीसी एनालिसिस डालते हैं। तो इनका एनालिसिस देख के मैंने कैटेगरी वाइज अपने चैप्टर डिवाइड करे, अपना उस पे लगाया, वॉल पे मैंने लगा दिए सारे पेपर्स कि मुझे क्या क्या कब कब पढ़ना है। 15 डेज़ का मैंने चंक उठाया कि भाई 15 डेज़ में मुझे पहले डायरेक्ट टैक्स ख़त्म करना है, बिकॉज उसी की वजह से मैं लास्ट टाइम फेल हुई थी। तो डायरेक्ट टैक्स मुझे 15 डेज़ में ख़त्म करना है। तो मैंने डायरेक्ट टैक्स सबसे पहले ख़त्म करा। 15 डेज़ में ख़त्म नहीं हुआ फिर भी, क्योंकि हम पूरा प्लान बनाते हैं कि हम इस दिन ये करेंगे, हम उस दिन वो करेंगे, लेकिन कई बार हमारा पढ़ाई का मन नहीं होता है। कई बार हमारा हम सोचते हैं इतनी जल्दी कर लेंगे लेकिन हमारा स्ट्रेच हो जाता है, नहीं हो पाता उतने टाइम में। तो ऐसे करते करते जो 15 दिन का मैंने सोचा था वो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उसका जो टेस्ट प्लान किया हुआ था, सीए टेस्ट सीरीज से मैंने टेस्ट लिए थे, ठीक है, मैंने उसमें टेस्ट दिए थे, तो उनको जो प्लान करा था मैंने टेस्ट दे दिया एंड मैंने टेस्ट दिया और मेरे फिर 35 मार्क्स आए। और बट इस बार ये संतुष्टि थी कि जो मैं करके आई थी उसमें पूरे मेरे मार्क्स आए थे, ठीक है। और मैंने एमसीक्यू अटेम्प्ट नहीं किया था, सिर्फ 70 मार्क्स में के चैप्टर मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में से जितना मैं 15 दिन में पढ़ पाई थी उतना मुझे सारा आ गया था, वो सारे चैप्टर्स, और मैं वो करके और उसमें अच्छा स्कोर 35 मुझे अच्छा लग रहा था स्कोर है, ठीक है। तो ये 15 डेज सबसे पहले मैंने डीटी में करा। अब आगे के 15 डेज मैंने रखे मार्च के महीने में आईडीटी के लिए। अब वो 15 दिन मैंने आईडीटी दिया पूरा, जिसमें से मेरा उन 15 दिन में वही जो प्लान किया था वो हुआ ही नहीं। तो उसमें मेरा पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट छूटा और कस्टम्स एक्ट छूटा, बाकी सारा मैंने कर लिया था। फिर मैंने उसका भी टेस्ट लिखा, सीए टेस्ट सीरीज़ वाला ही, फिर उसका टेस्ट लिखा तो उसमें मेरे 52-53 मार्क्स आए। तो आई वॉज सेटिस्फाइड कि मैं थोड़ा सा, मुझे आईडीटी में कॉन्फिडेंस आ गया था कि मेरा हो गया है। मैंने एमसीक्यू का प्रैक्टिस भी नहीं करा था तो भी मैं एमसीक्यू अटेम्प्ट कर पा रही थी। तो ये अब क्या है ना, कुछ टेस्ट देने के बाद अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगता है। अब मुझे पता लग गया था मुझे डीटी में मेहनत करने की ज़रूरत है, आईडीटी फिर भी मेरा हो गया है, कुछ चैप्टर्स अब मुझे करने हैं आगे और कस्टम्स एक्ट पूरा करना है, ठीक है। तो अब मेरा लास्ट का महीना बचा था। लास्ट के महीने में मैंने एससीएमपी उठाया और उसको मैंने एग्ज़ाम तक छोड़ा ही नहीं, बिकॉज एचसीएमपी में क्या है ना, रट्टाफिकेशन भी बहुत है। हमने सिर्फ समझ लिया तो उससे कुछ नहीं होता है। हमारे केस स्टडीज़ इतने सारे हैं भाई, एक केस स्टडी में मुझे 1 घंटा 2 घंटे भी लग जाते थे। मतलब मैं दूसरे लोगों से पूछती थी, अपने फ्रेंड्स से बात करती थी कि आप मतलब मैं अपने फ्रेंड्स को बताती थी यार मेरा 1 घंटा जो क्लियर हो चुके ना उनको बताती थी कि मेरा 1 घंटा लग जाता है केस स्टडी में, किसी केसेस में 2-3 घंटे भी लग जाते हैं। तो ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है ऐसे, तो मतलब सही में पूरा दिन हो जाता था। आधा चैप्टर हुआ है, कभी पौना बोलते, क्या बोलते जो भी आपकी लैंग्वेज में, 30% 20% चैप्टर हुआ है, आधा चैप्टर हुआ है, कोई चैप्टर 3-4 दिन खा जाता था मेरा। तो फिर मैं डीमोटिवेटेड फील करने लगती थी जैसे। तो मैं दूसरे अपने फ्रेंड से बात करती थी, किसी से पूछती थी, तो सब कहते थे यार ये सबके साथ होता है, मतलब इतना वो मतलब अपनी अपनी स्पीड के ऊपर है, तू कैसे लर्न कर रही है, दूसरा जना कैसे लर्न कर रहा है, तो वो चीज़ मत देख। अब मैं क्या है, मैं एससीएमपी पॉइंट टू पॉइंट लर्न करने की कोशिश करती रहती थी। अगर कोई डेफिनेशन है तो डेफिनेशन को पार्ट में तोड़ के उसको लर्न कर रही हूँ 15-20 मिनट एक ही डेफिनेशन को लर्न करते करते निकालूंगी। तो ऑफकोर्स ऑब्वियस ही बात है कि मेरा दूसरों का जल्दी हो जाता था और मेरा लेट होता था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एससीएमपी को मतलब जो लास्ट का मंथ था पूरा छोड़ा नहीं,
उसके साथ साथ में जो मैंने 15 डेज़ का पूरा तैयार किया था आईडीटी और डीटी, तो डीटी के मैंने 10-15 दिन एससीएमपी के साथ में शाम शाम को डीटी भी उठाती थी। और मुझे ये पता लग गया था जो मैंने पढ़ती हूँ वो मैंने अच्छे से अटेम्प्ट कर पाई हूँ, तो अब आगे भी जो पढ़ूँगी वो मैं अच्छे से कर लूँगी। बस मुझे रिवीजन की ज़रूरत है, मैं बार बार रिवाइज़ करती रहूँ। तो ऐसे ही डीटी के एमसीक्यूज़ में बार बार रिवाइज़ करती थी। माइंड इट, एमसीक्यू करने से क्या होता है, आपके जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग अपने आप हो जाता है, बिकॉज एमसीक्यू में ना बहुत बहुत बारीक चीज़ों पे टेस्ट करते हैं। डीटी में चाहे आईडीटी में इतनी इतनी छोटी छोटी सी बात जो हम नॉर्मली पढ़ के निकाल जाएंगे ना, तो लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो इतनी, मतलब एक वो नहीं कहते बाल की खाल उखेड़ने वाली बात है, वो एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा करते हैं। हमें लगता है एमसीक्यू हमें बचा लेंगे, पास कर लेंगे। ग्रुप 1 में ऑडिट और जो लॉ था, ऑडिट और लॉ में ऐसा लगता था एमसीक्यू इज़ अ ब्लेसिंग, उसकी वजह से हम क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि कंसेप्ट अगर हमारे स्ट्रॉन्ग है तो हमें आंसर देख के याद आ ही जाता है कि क्या आंसर होना चाहिए। बट इन डायरेक्ट टैक्स एमसीक्यू श्राप है, श्राप सच में। एमसीक्यू की वजह से बहुत बारीक बारीक चीज़ों पे टेस्ट किया गया, और सारे क्या है ना, नंबर्स वाले आंसर हैं, कोई थ्योरी वाले आंसर्स तो है नहीं, नंबर्स वाले आंसर है। ऐसे ही आईडीटी में भी नंबर्स वाले आंसर है। तो ये यहाँ के जो एमसीक्यू ना वो फेल कराने में मदद करते हैं, वो ग्रुप 1 के जो एमसीक्यू है वो पास कराने में मदद करते हैं हमें, ठीक है। सॉरी तो ग्रुप 1 के एमसीक्यूज़ हमें पास, तो वो चीज़ थी, मैंने एमसीक्यूज़ की भी बहुत प्रैक्टिस करी थी एंड में एचसीएमपी के साथ साथ। तो मेरा ओवरऑल जो ऊपर का प्लान था वो कुछ इसी तरीके का था, जो आप भी कर सकते हो, कि जो भी आपको हार्ड या टफ सब्जेक्ट लगे उसको एंड में उठाओ और लंबे समय तक उसको छोड़ो ही मत। और जो भी इजी सब्जेक्ट आपको लगता है या आपको लगता है कि ठीक है मैनेजेबल है, तो उसको पहले उठा करके उसको ख़त्म कर दो। और जो हार्ड सब्जेक्ट आप एंड में उठाने वाले हो, एग्ज़ाम आने तक उसको चलाते रहोगे। उसके साथ साथ में जो इजी सब्जेक्ट आपने पहले उठाया था, उस इजी सब्जेक्ट के पुराने टॉपिक्स बार बार रिवाइज कर लो, या जो कुछ छूटा हुआ है उसके साथ कर लो। तो वो हार्ड और इजी का कॉम्बिनेशन बना के पढ़ोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत आराम से पढ़ाई हो जाती है। लेकिन जब हम एक ही बार में सारे भारी भरकम चैप्टर्स उठा लेते हैं, ये भी मुश्किल, जैसे अगर हम डीटी पढ़ रहे हैं तो डीटी में भी मुश्किल चैप्टर सारे इकट्ठे उठा लिए, तो वो नहीं हमसे मैनेज हो पाएगा। तो इसीलिए अगर डीटी में भी डीटी ही पढ़ रहे हो, डायरेक्ट टैक्स मतलब, ठीक है, डीटी पढ़ने जा रहे हो, तो उसमें भी आपको क्या करना है, कोई इजी चैप्टर और एक टफ चैप्टर, उन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके करना है। एससीएमपी के भी अगर एंड में पढ़ रहे हो तो उसके साथ में जो थोड़ा सा इजी, अगर इकोनॉमिक्स लॉ है या फिर कोई दूसरा आपने इलेक्टिव लिया है या आईडीटी है, उसके कोई इजी टॉपिक्स रिवाइज करो। और अगर इन इजी सब्जेक्ट के अंदर में कुछ टॉपिक्स हार्ड होते हैं, जैसे कि रिफंड हो गया, थोड़ा सा वो घुमाता है हमें, ठीक है, कुछ चैप्टर्स होते हैं, तो उन चैप्टर्स को ऐसे में लो जब दूसरे कोई टॉपिक टफ ना हो। तो एससीएमपी में भी कुछ टॉपिक इजी है, ठीक है, तो उसके साथ में उसका टफ ले लिया, तो ऐसे कॉम्बिनेशन बना के ख़त्म करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बड़ी आसानी से निकल जाता है। लेकिन ये है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने क्लास लेके सीधा एग्ज़ाम में बैठी, मुझे पता है मेरी हालत कैसी हो रही थी। हर क्वेश्चन को देख के ऐसा लग रहा था आता है नहीं आता है, आता है नहीं आता है, बर्बाद, पूरा अटेम्प्ट बर्बाद गया। तो इसीलिए टाइम से पढ़ना स्टार्ट करना, ताकि रिवीजन करने का टाइम मिले। अगर तुम खुद से रिवीजन नहीं करोगे तो फेल होगे, और फेल होने के बाद दोबारा से करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली रिवीजन हो जाएगा दोबारा। तो बेटर है तुम एक ही अटेम्प्ट में सारे रिवीजन कर लो जितने करने हैं, ताकि तुम क्लियर कर पाओ। और मिनिमम सुना जाता है, कहा जाता है कि थ्री रिवीजन कर लेने चाहिए, ठीक है, तो तुम सेफ मोड में आ जाते हो। ओके, फिर आज की इतनी ही बात थी मेरी। अब अगली वीडियो में कभी मिलूँगी, पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज में कैसे क्या होता है, क्या मेरी स्ट्रेटजी थी वो लेकर के मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।